आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की जिसने देश का भविष्य ही तय कर दिया। ये कहानी है दो बहुत ताकतवर संस्थाओं की, संसद और सुप्रीम कोर्ट। और इनके बीच एक सीधा सा सवाल था, आखिर हमारे संविधान का असली रखवाला कौन है? सोचिए, सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। क्या एक सरकार जिसे लोगों ने ही चुना है, वो संविधान को बदलने की अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद संविधान को ही खत्म करने के लिए कर सकती है? यही वो एक सवाल था जो इस पूरे झगड़े की जड़ था। तो ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ संविधान के एक आर्टिकल से, आर्टिकल 368। अब ये आर्टिकल संसद को संविधान में बदलाव करने की पावर देता है। लेकिन असली सवाल ये था, क्या ये पावर अनलिमिटेड है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? क्या संसद सच में कुछ भी बदल सकती है? इसी एक सवाल ने, आप समझिए, दशकों तक हमारी सियासत और अदालत को उलझाए रखा। चलिए इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को फटाफट देखते हैं। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पावर बैलेंस का एक लंबा खिंचतान वाला संघर्ष था। देखिए, शुरुआत हुई 1967 में गोलकनाथ केस से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को हाथ नहीं लगा सकती। जवाब में संसद ने कानून बदलकर अपनी पावर दिखाई। फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने तो जैसे पूरा गेम ही पलट दिया। और आखिर में मिनर्वा मिल्स केस ने इस पर आखिरी मुहर लगा दी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, केशवानंद भारती केस। ये वो केस था जिसने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन दिया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये कोई एक तरफा फैसला नहीं था। 13 जजों की बेंच थी और फैसला आया 7-6 से, मतलब सिर्फ एक वोट के मार्जिन से। आप सोच सकते हैं ये मुद्दा कितना पेचीदा रहा होगा। बस एक वोट और शायद आज भारत का संवैधानिक इतिहास कुछ और ही होता। और उसी करीबी फैसले से जन्म हुआ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का, बुनियादी संरचना का सिद्धांत। कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। शर्त ये कि आप संविधान की बुनियादी संरचना, यानी उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा था जैसे संविधान के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया गया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बुनियादी संरचना है क्या? मजे की बात यह है कि कोर्ट ने इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, लेकिन कुछ चीजें साफ कर दी। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है, सरकार का डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होना, देश का फेडरल स्ट्रक्चर और सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। कोर्ट ने कहा, ये वो खंबे हैं जिन पर हमारा संविधान टिका है और इन्हें कोई नहीं हिला सकता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। संसद को सुप्रीम कोर्ट की खींची हुई ये लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद जो हुआ वो अपनी खोई हुई पूरी ताकत वापस पाने की एक खुली कोशिश थी। ये बात है 1976 की। देश में इमरजेंसी का दौर था और उसी माहौल में संसद लेकर आई पॉटिया सेकंड अमेंडमेंट। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधी खुली चुनौती थी। मकसद एक ही था, आर्टिकल 368 को ऐसे बदल दो कि संसद की ताकत अनलिमिटेड हो जाए और उस पर कोई सवाल ही ना उठा सके। और देखिए, ये संशोधन कहता क्या था? दो नई बातें जोड़ी गईं। पहली, संसद कोई भी संवैधानिक बदलाव करे, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी, जो और भी बड़ी बात थी, कि संसद की पावर पर कोई सीमा नहीं है, कोई भी नहीं, यहां तक कि वो पूरे संविधान को भी खत्म कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो संसद ने खुद को संविधान से भी ऊपर घोषित कर दिया था। अब जाहिर है इस कदम ने एक और बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी और इस बार मैदान था मिनर्वा मिल्स केस, जिसने इस लड़ाई को इसके फाइनल राउंड तक पहुंचा दिया। और इस बार नतीजा बिल्कुल साफ था। 4-1 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन दोनों हिस्सों को रद्द कर दिया जो संसद को अनलिमिटेड पावर दे रहे थे। ये बुनियादी संरचना के सिद्धांत की एक जबरदस्त जीत थी। कोर्ट का लॉजिक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल था। कोर्ट ने कहा, देखिए, अगर संविधान ने आपको एक लिमिटेड पावर दी है तो आप उसी पावर का इस्तेमाल करके उसे अनलिमिटेड नहीं बना सकते, है ना? सीधी सी बात। मतलब जो पावर का सोर्स है वो हमेशा पावर से बड़ा होता है। संसद को पावर संविधान से मिलती है, तो संसद संविधान से बड़ी कैसे हो सकती है? इस केस ने एक और बहुत जरूरी बात कही।
कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मतलब कोर्ट की ये पावर कि वो किसी भी कानून को चेक कर सके कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, ये खुद संविधान की एक बुनियादी संरचना है। मतलब संसद कानून बनाकर कोर्ट से ये पावर छीन ही नहीं सकती, जो 42वें संशोधन में करने की कोशिश हुई थी। अच्छा, मिनर्वा मिल्स केस ने एक और बड़े ही नाजुक बैलेंस पर भी बात की। ये बैलेंस था हमारे मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच। अब समझिए, मौलिक अधिकार तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी हैं, जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए लक्ष्य हैं कि उसे समाज की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। एक इंडिविजुअल के लिए है तो दूसरा पूरी कम्युनिटी के लिए। 42वें संशोधन ने क्या किया था? उसने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा, नहीं, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य और संतुलन है, वही तो संविधान की आत्मा है। आप समाज की भलाई के नाम पर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को पूरी तरह कुचल नहीं सकते। ये बैलेंस, ये खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी भावना को उस वक्त के चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। उन्होंने 3 आर्टिकल्स 14, 19 और 21 यानी समानता, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को गोल्डन ट्रायंगल कहा। उन्होंने कहा कि ये 3 आर्टिकल्स आज़ादी के स्वर्ग और अनलिमिटेड पावर की खाई के बीच खड़े हैं और इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। तो इन सारी ऐतिहासिक लड़ाइयों का नतीजा क्या निकला? आज की तारीख में इस सिद्धांत का मतलब क्या है हमारे लिए? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। तो अगर हम इन दोनों केस को एक साथ देखें तो ये इस सिद्धांत के 2 मजबूत खंभों की तरह हैं। केशवानंद भारती केस ने इसकी नींव रखी। उसने बताया कि एक लाइन है जिसे पार नहीं किया जा सकता, और फिर मिनर्वा मिल्स केस ने उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर दी। उसने उस लाइन को और पक्का किया और उसमें जुडिशियल रिव्यू और बैलेंस जैसी जरूरी चीजें भी जोड़ दी। और आज यही बुनियादी संरचना का सिद्धांत हमारे संविधान के लिए एक परमानेंट सुरक्षा कवच का काम करता है। ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार आए या जाए, वो संविधान के मूल चरित्र को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की और हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए फटाफट से मुख्य बातें दोहराते हैं। पहली, संसद की पावर बहुत ज्यादा है पर अनलिमिटेड नहीं है। दूसरी, संविधान की जो मूल पहचान है वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। तीसरी, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का फाइनल गार्डियन है। और चौथी, न्यायिक समीक्षा की पावर को कभी छीना नहीं जा सकता। और ये पूरी कहानी हम एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में पूछा जाता है कि किसी देश के संविधान की आत्मा पर आखिरी फैसला लेने का हक किसका होना चाहिए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत का। ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।